6 सेक्शन ई 3 केस स्टडीज। पहली केस स्टडी आसान है, उसके बाद की भी आसान ही है दोनों, बट हाँ। अच्छा ठीक। ओके ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ? ये क्वेश्चन आपने ठीक किया है। ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट एफ है। आपने मार्किंग कर ली बी और एफ की, और फिर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। बी जो है वो आपने ठीक किया है, वो 1 2 के इक्वल है, और एफ जो है वो -2 9 के इक्वल है, और फिर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। कुछ शायद यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ की है प्लस माइनस में, वो यार देख लेना। जो आंसर है वो आना चाहिए 58। नहीं समझ में आया? सर बात समझ आ रही? आपने पता नहीं कुछ प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ की है, भाई समझ आया नहीं है? वो पता नहीं क्या किया यार तुमने, समझ आ गया ना? हाँ ठीक है ना, वो मैनेज कर लेना। ठीक है। जो इजी क्वेश्चन में गलती मत करो, इजी क्वेश्चन ध्यान से करो। द सेंटर जेड ऑफ द फिगर, द सेंटर जेड of the figure will be point of intersection of the diagonals of quadrilateral WXOP. Then what are the coordinates of Z? तो WXOP, WX, ये W, फिर X, फिर O, फिर P। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आई थिंक वो शायद आपने ठीक निकाले थे। जो कोऑर्डिनेट्स हैं यार, पहले तो ऐसे फिगर बना लो ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। तो WXOP ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, -62 -40 59 और 311। ठीक है अनुज जी, यहाँ तक समझ आ गया? आप जब इसको देखेंगे तो आपको सामने से नजर आ रहा है, ये जब इसको मिलाएंगे, ऐसे करके आप इसको मिलाएंगे ना, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा यार। ठीक है। और जो भी ये फिगर बनी, मतलब जैसे रेक्टेंगल बन गया, अब उसका ये जो डायगनल है यार, ये इसका डायगनल बनेगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल का जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे। बेटा समझ आ गया? तो इसलिए आपको ज्यादा कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है, वही आपने निकाला है। जी बताइए। जी 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 जी। और नहीं यार, वो जो क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाएंगे कि यही सब फिगर्स बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है। नहीं समझ में आया? सो ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल बना दिया, या उसने आपको पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम का भी आपको पता होना चाहिए कि वो भी बाइसेक्ट करता है। तो उल्टी सीधी कोई फिगर, मतलब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर रैंडम कोई कोऑर्डिनेटल बन गया या पॉलीगन बन गया, तो वो सब आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे जो फिगर बनेगी, वो फिगर वैसी बनेगी जो कि आप मैनेज कर सकते हैं। नहीं समझ आया सर यहाँ तक? जी 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 जी। वो अगर आपको चाहिए पूरी प्लेलिस्ट है यार, वो क्लास 9 के बच्चों को कराई जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 3x + 2y = 5 और x - 2y = 7। तो बेसिकली आप मुझे ये कह रहे हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। क्लास 9th वालों को मैंने ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ के साथ कैसे प्लॉट किया जाता है उसकी प्लेलिस्ट में आपको भेज दूंगा। वो 2 3 आप, आई थिंक 2 लेक्चर्स होंगे, आप वो भी देख लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है। सो जैसे 3x + 2y = 5, मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पहले तो ऐसे ये बॉक्स बना लिया जाता है। अब जो स्टैंडर्ड मैं जो बच्चों को समझाता हूँ वो ये समझाता हूँ कि 2 पॉइंट्स हमेशा ले लीजिए, x = 0 ले लीजिए और y = 0 ले लीजिए। तो x = 0 अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो y जो है वो आएगा 5/2, 2.5। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और y = 0 आप डालेंगे तो ये आ जाएगा 5/3। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा मैं इसको ईजी कर देता हूँ यार, इसको मैं 6 कर देता हूँ। मेरी बात समझ आ गई? ताकि ये जब 6/3 है तो ये 2 बन जाए। भाई यहाँ तक क्लियर है ना? उसी तरह ये जब 6 बनेगा तो यहाँ पर ये 3 बन जाएगा। नहीं समझ में आया? तो हमारा हिसाब किताब जो है वो ईजी हो गया। ठीक है। तो ये 2 लाइन है, सॉरी ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपने बना दिए। अब जो इसके इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्त, वो है 0 3 और 2, 0। तो 0 3 यहाँ पर आएगा और 2, 0 यहाँ पर आएगा। तो ये जो लाइन है वो बन जाएगी ऐसे। अनुज जी यहाँ तक कोई डाउट? जब भी ये क्वेश्चन करते हैं मैं तभी आपको बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें काफी डिटेल में आपको समझाया गया। पॉइंट का नाम लिखिए A B, फिर लिखिए कि ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 3 है, ये 2 0 है, ये लिखना है। फिर यहाँ इक्वेशन का नाम लिखना है, 3x + 2y = 6। अनुज जी यहाँ तक कोई डाउट है? ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को भी थोड़ा आसान कर लेते हैं यार, ताकि ये हमें तकलीफ ना दे। तो इसको भी मैं
ऐसे करके 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं जब इस लाइन को प्लॉट करूंगा तो मैं एक्स वाई लूंगा, एक्स को मैं 0 लूंगा तो वाई जो है वो -4 आएगा, और वाई को जब 0 लूंगा तो एक्स मेरा 8 आएगा। अनुज जी यहाँ तक कोई डाउट है? तो 0 -4, ये 0 है यार, ये नीचे -4 है, तो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, 0 - -4। फिर 8 0, यहाँ पर 8 आएगा और ये आएगा 0, इसका नाम मैं रख देता हूँ वाई। ये लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अनुज जी यहाँ तक कोई डाउट है? ये ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, सही समझ में आया? फिर से इस लाइन का नाम लिखिए, इस लाइन का नाम क्या है? x - 2y = 8। अनुज जी यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अनुज जी कोई डाउट? अब ये यूजुअली आप ग्राफ से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, समझ लीजिए समझ लीजिए समझ लीजिए। ये ग्राफ प्लॉट करना आ गया आपको, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब इसी से देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है इसी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। जी 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 जी। तो 3x + 2y = 6 और x - 2y = 8। अब लेट अस अज्यूम ग्राफ पे ये पॉइंट आप नहीं देख पा रहे, तो रफ में या कहीं पर भी आप कर सकते हैं, फेयर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x = 2y + 8। ये जो x है इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 3 × 2y + 8 + 2y = 6। अनुज जी नहीं समझ में आया? सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। अनुज जी को डाउट है? रोकी, समझ आ गया? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे ये नहीं दिया और उन्होंने मुझे वो दे दिया, क्या नाम है इसका, लाइन की इक्वेशन दे दी और उसका इंटरसेक्शन मुझे निकालने के लिए कह रहे हैं, तो जी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि दो इक्वेशन आपको दी हुई है और वहां मेंशन किया हुआ है कि भाई इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करो। नहीं समझ में आ गया? ओके, तो ये भी हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड जी। फिर से जो पॉइंट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा वाई एक्सिस पे। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरा ए है और ये मेरा जी है। अब कोई रैंडम पॉइंट यार यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा, वो तो पता नहीं कहां पर होगा, बट क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, अनुज जी को डाउट है? तो ये मेरा जी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, इसको रैंडम पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। तो मेरा जो डिस्टेंस पी जी है माय फ्रेंड, वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस पी ए के। नहीं समझ में आया? यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मुला लगाएंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मुला लगाएंगे। नहीं समझ आया? सॉल्व फॉर वाई करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। अनुज जी डाउट है? रोकिए, ठीक है। आई थिंक आपने इसके आसपास ही कुछ किया था और कर करके आपने जो आंसर निकाला था आई थिंक ठीक निकाला था। ये जो आपका आंसर है y = 5 - 7, ये ठीक आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? ये वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया, इसको ठीक आपने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम AFGH। AFGH थोड़ी सी सफाई कर लूँ मैं इसकी और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि AFGH नजर कैसे आता है। जी उसमें, क्योंकि 2 मिनट बस, मैं आपको सिर्फ दिखा दूं कि AFGH नजर कैसे आता है। देखिए, ये ये ए है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। क्या आप पहचानते हैं कि ये ट्रेपीजियम है? आप समझ पा रहे हैं? सो ट्रेपीजियम है बेटा, समझ लीजिए ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी सिर्फ वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। नहीं समझ में आया? सर डिटेल में जाऊं या ना जाऊं? समझ आ गया? अच्छा, सिर्फ ये देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने ट्रेपीजियम यहाँ सैंपल पेपर में डाला है, तो एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि ये अगर ट्रेपीजियम है, ये साइड एल मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये जो है ये डिस्टेंस बिटवीन एल एंड बी है। नहीं समझ में आया? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे लिखा लिखा जाता है? हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन them। नहीं समझ में आया दोस्त? सो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ 25 × 5। माय फ्रेंड कोई डाउट? बट इसमें सिर्फ ये चीज याद रखिए, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स लिया जाता है। अगर आपको ये 2 और ये 7 दिया हुआ है, इसको नहीं लेना। नहीं समझ में आया? जी, पैरेलल साइड्स का सम करेंगे और उसका लेंगे हाफ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। कोई डाउट है यहां तक? जी जी जी, वो पता नहीं क्या होता है, वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं देख नहीं सकता, बट जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया नहीं आया? पक्का?
तो ये जो फिगर बनेगी माय फ्रेंड, इसमें अगर आप डिस्टेंस लेंगे ना, ये जो डिस्टेंस आएगा यहां से लेके यहां तक, ये 1 2 3, शाबाश शाबाश शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है और डिस्टेंस बिटवीन देम 2 है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ, बोलिए, शाबाश शाबाश, 3 + 7 × 2, तो 5 × 2 = 10 यूनिट स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कोई डाउट अनुज जी? तो इतनी ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ना। नेक्स्ट टाइम कभी आप हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे तो याद रखिए ये ऐसे है थोड़ा सा। जी, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है तो मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि ये एंशियंट रोम था और इस्लामिक आर्ट ने फिर इसको ले लिया और फिर इसको बनाया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाइस, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्कूल ऑडिटोरियम है अनुज जी, उसमें 1500 बच्चे आ सकते हैं। स्कूल ने जो चेयर लगाई है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट में इस तरह लगाई है, सो दैट सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। सक्सीडिंग मतलब यहाँ ये वाली जो पहली रो है और ये जो दूसरी रो है, इसमें जो डिफरेंस होगा वो 10 सीट का होगा। ये वाली रो और ये में फिर से 10 का होगा, ये वाली ये में फिर से 10 का होगा, ये वाली और ये में फिर से 10 का होगा। अगर आप समझ आ रहे हैं तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि ये एपी का क्वेश्चन है। अनुज जी को डाउट? ओके। अब थोड़ा देखा जाए कि क्या हिसाब किताब है। तो हमें ये समझ आ गया, देखिए हमें ये समझ आ गया कि जो टोटल सम है वो होगा 1500 और जो डी है मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा 10। अनुज यहाँ तक कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द फर्स्ट सर्कुलर हैज 30 सीड्स, मतलब वो कह रहा है कि जो ए है वो 30 है। नहीं समझ में आया अनुज जी? फर्स्ट टर्म जो है वो 30 है। हाउ मेनी सीट्स विल देयर बी इन द 10th रो, मतलब वो हमारे से T10 पूछ रहा है। अनुज जी कोई डाउट है? टी टी एन क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो T10 किसके इक्वल होगा? ए जो है वो है 30 प्लस n-1 क्या है? 10-1। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। अनुज जी को डाउट? तो 120 आ जाएगा। कोई डाउट है? ओके। फिर वो कहता है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका सम वाला कि एस एन जो है वो किसके इक्वल है? n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन 1500 है इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1। एन तो अननोन है, डी कितना है? 10। अनुज जी नहीं समझ में आ रहा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी माय फ्रेंड। और ये देखिए ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ऐसी। मैं थोड़ा सा आपको एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ। देखिए ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एस एन इज टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 1500 आपने डाल दिया, एन अननोन है, ए की वैल्यू डाल दिया आपने, एन अननोन है, डी की वैल्यू 10। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा समझदारी से सॉल्व कीजिए। ये वाला जो 2 है मैं यहाँ पर लेके आया तो ये 3000 बन गया। ये एन बाहर वेट कर रहा है, इसको भूलिए मत। ये वाला एन यहाँ पर है, 2 × 30 60 होता है। ब्रैकेट खोली मैंने, 10n-10। अनुज जी यहाँ तक पहुंचे? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैंने जो 10 है वो कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। अनुज जी को डाउट? ये मेरा स्टाइल है, आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन ठीक बननी चाहिए। इक्वेशन जो बनेगी अनुज जी वो बननी चाहिए n² + 5n - 300। ये इक्वेशन बननी चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी। तो टुकलेश वेदना। डाउट है तो रोकी। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, मुझे पता नहीं आपको आता है नहीं आता, बट मुझे बड़ा यूजफुल लगता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए ये जो 300 है इसके फैक्टर्स हमें चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लिया जाता है 1 300 2 150 300 475 560 650 8 9 10 30 12 13 14 15 20। मेरी बात समझ आई? तो ये सारे के सारे जो हैं ये मल्टीपल्स ऑफ, ये बेसिकली इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो 300 आएगा। अनुज जी मेरी बात समझ आई? तो इससे तो आपका मल्टीप्लीकेशन वाला मिल जाएगा। और ये वाला जो है ये इन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा। अनुज जी बात नहीं समझ आ रही? जी 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 जी, शाबाश। ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग वे है सॉल्व करने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
इसको ध्यान रखिए। आपको समझ आ गया ना? जी 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 जी। तो बेसिकली ये आपके पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेयर में से कोई होगा। और ये मान के चलिए कि जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमेशा पेयर बनेंगे, क्योंकि सीट्स जो हैं वो मतलब 73/2 करके कोई सीट्स नहीं होंगी, वो सीट हमेशा एक नंबर ही आएगा। तो क्योंकि नंबर आएगा तो उसका फैक्टर हमेशा होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? उसके बाद और वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, फिर से जो टोटल है वो 1500 है। हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो? मेरी बात नहीं समझ आई? यहाँ तक समझ आया या नहीं यार? क्वेश्चन देखिए, वो ये आपको ये कह रहा है कि यार टोटल जो आपको हॉल में लगानी है वो 1500 सीट लगानी है। तो ये कह रहा है कि लेट अस अज्यूम ये जो है यहाँ तक 10th रो खत्म होगी, ठीक है, ये अंदर सारी 10th रो खत्म होगी, तो कुछ सीट्स बची होंगी, वो सीट्स बता दीजिए। मेरी बात नहीं समझ आई? तो बेसिकली आपको ये निकालना पड़ेगा कि 10th रो तक कितनी सीट्स लग चुकी हैं। नहीं समझ में आया? वो किसके इक्वल होगा? n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1। जी, n-1 है इंटू डी। डी क्या है? एक सेकंड दोस्त। हाँ, नहीं, डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि पहले जो क्वेश्चन था वो आपने निकाला था कि 10th रो में सीट्स कितनी है। नहीं समझ में आया? जी, आपने टी एनथ निकाला था, मतलब T10 निकाला था, अब आप S10 निकाल रहे हैं। नहीं समझ में आया? जी 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 जी। तो वो जो S10 आपका निकलेगा वो निकलेगा 750। तो पहली 10 रो में आप 750 सीट्स लगा चुके हैं, तो 1500 आपकी टोटल है, उसमें से 750 माइनस कर दीजिए, तो 750 सीट्स अभी भी बची हुई है। अनुज जी, नहीं समझ में आ रहा? लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो? क्वेश्चन पेपर में पहले आपको बताया था कि जब भी ऑड नंबर का मिडल लेना हो तो 17+1/2, मतलब 9th रो में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? Tn। नहीं समझ में आया? जी, T9। तो T9 जो आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 110। मिस्टर अनुज कोई डाउट? मिस्टर अनुज कोई डाउट? ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये भी इसमें बढ़िया, मतलब एटीसी वगैरह एग्जाम्पल देके अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं कि एट अ गिवन इंस्टेंस ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 डिग्री। तो ये ATC है, इसने यहाँ पर देखा कि यार ये 60 डिग्री है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो एंगल है वो कितना चला गया? 30 डिग्री। अनुज जी, यहाँ तो कोई डाउट? द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एट एस, मतलब ये जो हाइट है मतलब ये पॉइंट की हाइट और ये पॉइंट की हाइट जो है वो कांस्टेंट है, और वो 3000√3 है। यूज द अबव। पहले तो लेबल डायग्राम बनाएंगे। तो लेबल डायग्राम आप बनाएंगे तो आप तो लिपस्टिक बिंदी लगाएंगे, मैंने हाथ से ड्रॉ कर दिया, आप स्केल वगैरह से बनाइए और उसमें पॉइंट्स बता दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है। फिर ये उसका इनिशियल पॉइंट था, जब वो एक्स पे था तो 3000√3 था, फिर वाई पे आया तो फिर से 3000√3 है। अनुज जी, यहाँ तक कोई डाउट है? ये जो पहला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और उसके बाद का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अनुज जी, यहाँ तक कोई डाउट? पीडीएफ दिख रहा है आपको? ओके। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया, बढ़िया। फिर वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। अब वो आपको ये कह रहा है कि 30 सेकंड में जो प्लेन है वो कितना ट्रेवल करेगा। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? ये जी, ये 60 डिग्री हमारे पास है, ये हाइट 3000√3 आपके पास है। ये इन्फॉर्मेशन यूज करके और tan 60 लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आप ये जो 3000 है इसको निकाल सकते हैं। अनुज जी, यहाँ तो कोई डाउट? उसके बाद आपके पास
जी, शाबाश। आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो आप ये बेस भी निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो जी, शाबाश। तो ए सी, ध्यान रखिए, ये जो ए सी आप पूरा निकालेंगे, ये निकालेंगे आप 9000 मीटर्स। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बी सी है वो आएगा 6000 मीटर। अनुज जी, कोई डाउट? अब ये जो 6000 मीटर है वो ये वाला 6000 मीटर है। तो बेसिकली स्पीड अगर आपको निकालनी है तो स्पीड कितनी होगी? 6000 मीटर अपॉन 30 सेकेंड। तो ये किसके इक्वल होगा? 200 मीटर पर सेकेंड। अनुज जी, कोई डाउट? स्पीड क्यों निकाल दी मैंने? डिस्टेंस ट्रेवल तो मैंने निकाल दिया था 6000 मीटर, बट मैं अगर जंप मार के इस पे आता हूँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, तो 200 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड आती है। तो फिर थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, 200 मीटर मतलब 2000 अपॉन 1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड मतलब 1/3600 आवर। या कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए, 1/3600 आवर, ऐसे लिख लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूँ। कन्वर्जन पता चल गया अनुज जी? मैं एक सेकंड अभी आपको दिखाता हूँ। पहले ये बताइए, जो मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है? ये देखिए, ये 200 मीटर है, 200 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 200/1000 किलोमीटर। ये समझ आ गया? ये बेसिकली यहाँ पर 1 सेकंड लिखा हुआ है, 1 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 1/3600 आवर। ये समझ आ गया? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200/1000 इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझ में आया? मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपने शायद ये भी सुना होगा कि इसको दिया जाता है कि फैक्टर ऑफ 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरी बात नहीं समझ आई? कभी शायद सुना होगा आपने। मीटर पर सेकंड को अगर आपने मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। मेरी बात नहीं समझ आई? जी, नोट कर लीजिए। मीटर अपॉन सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। नहीं समझ में आया? जी, 18/5, 18/5। ये फिजिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? उसी तरह किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। नहीं समझ में आया अनुज जी? ये भी आप यूज कर सकते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में एसआई यूनिट्स में आप काम करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में जब भी दिया होगा आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से, तो वो मीटर पर अपॉन सेकंड में हो जाएगा। टीचर्स को भी समझ आता है, तो आप 5/18 या 18/5 का फैक्टर टीचर्स को भी समझ आता है। डाउट है तो रोकिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या कर लिया? फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया। अब इसका जो और है वो देख लें। तो और में देखिए, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, हाइट चेंज नहीं हो रही। It was observed that after 15√3 - 1 seconds, the angle of elevation changed to 45 डिग्री। तो पहले उसका 60 डिग्री था, उसके बाद उसने एक 15/√3 - 1 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री हो गया। तो वो बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन। सर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? okay. अब देखिए, जी 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 जी, प्रेफरेबल है। जी, प्रेफरेबल है कि आप नई फिगर बनाइए। पुरानी फिगर पे, मतलब ये जो फिगर है इसी पे 60/30 और इसी में 45 को घुसाने की कोशिश मत कीजिए। आप आप परेशान होंगे। तो पहले आपका 60 डिग्री था, ये आपने निकाला हुआ था। अब आप किस पे आ गए? 45 डिग्री पे। कितने सेकंड के बाद? 15√3 - 1 सेकंड के बाद। अनुज जी को डाउट है? जो आपकी, जी बिल्कुल सेम है। जो आपकी हाइट है वो 3000√3 है, तो वो जो हाइट है वो सेम ही है। नहीं समझ में आया? तो पहले आपने 1045 लिया। 1045 का चमत्कार ये होता है कि जितना परपेंडिकुलर होता है उतनी बेस हो जाती है। नहीं समझ में आया? क्योंकि 1045 1 होता है। तो इसलिए ये याद रखिए, जब भी 1045 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है। तो जो ये 3000√3 है, ये जो है ये भी 3000√3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ए क्यू 3000√3 हो गया, मीटर हो गया। और फिर आपने 1060 ले लिया। जो 1060 आपने लिया, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया आपने। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया तो इस केस में आपका जो एपी है वो हंसते खेलते कितना आ गया? 3000 मीटर आ गया। अनुज जी कोई डाउट? तो अब आपने ये डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा? 3000√3 - 3000। ये जो है ये आपका आंसर होगा। बट प्रेफरेबल है कि
√3 की वैल्यू 1.732 आपको याद हो? नहीं समझ में आया सर? नहीं याद तो याद कर लीजिए, √3 होता है 1.732, √2 होता है 1.414। एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ जी 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 1.732 -1 करेंगे, 3000 इंटू 0.732 करेंगे, ये तीन भाग जाएंगे तो 732 इंटू 3, 3 टू द 6, 3 3 द 9, 7 3 द 21, 2196 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अनुज जी कोई डाउट? हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। कोई डाउट है सर? तो एक बहुत लंबी यात्रा के बाद आपका जो पेपर है वो सारा का सारा, जी जी आपका एक बार सॉल्विंग देख लेता है। यार तूने कोई फिगर नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया भाई, क्या पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा नहीं, तूने ये बनाया, आई एम सॉरी, ये बनाया हाँ। अब समझ आया नहीं है? ये तुझे देखना पड़ेगा। सी यार, मैं व्हाट आई एम एडवाइजिंग वेरी स्ट्रांगली इज, क्योंकि हमने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, सो व्हाट आई एडवाइज इज पूरा पेपर, फुल पेपर दोबारा कीजिए। नहीं समझ में आया? जी जी जी, डू अगेन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। जी 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 जी, पूरा पेपर आपको करना चाहिए। ठीक है, और मैं आपकी एक थोड़ी सी हेल्प भी कर देता हूँ। तो अनुज जी गिफ्ट आपके लिए ये है कि इसी का ना जो, ये कहीं से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। सीबीएसई ने इसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है ये सारा का सारा मैं आपको भेज दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये सारा सॉल्यूशन आप, मतलब इसको रेफर मत कीजिए, बट एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप चेक कर सकते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? जी 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 जी, नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? जी करा देंगे।